नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जिन प्रश्नों की श्रृंखला को, उसमें हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण सभी से प्रश्न लिए गए हैं। तो यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रसिद्ध कविता जूही की कली के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सुमित्रा नंदन पंत, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए, जो हिंदी की प्रसिद्ध कविता है जूही की कली, वो किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि एक छायावादी कवि है। इन्हें छायावाद का जो है विष्णु, छायावाद का महेश या फिर रुद्र भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने किस कवि को अपनी पत्रिका रुपाब संपादकत्व में सहायक बनाया है? और विकल्प हमें दिए गए हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, महादेवी वर्मा या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो सुमित्रा पंत जी ने जिसको रुपाब में संपादकत्व में सहायक बनाया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को सुमित्रानंद पंत ने जो है रुपाब में संपादकत्व में अपना सहायक बनाया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कवि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? और विकल्प है हमारे 1 अब्दुल हसन, 2 शौकत अली, 3 नसरुद्दीन शाह, 4 हसन अली। तो अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अब्दुल हसन था। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। अमीर खुसरो के विषय में जो एक बात और महत्वपूर्ण है वो यह है कि अमीर खुसरो जी को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है? और विकल्प है हमारे नायिका भेद ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो मतीराम का जो ग्रंथ है ललित ललाम, वह एक अलंकार ग्रंथ है। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, जयशंकर प्रसाद कृत अशोक की चिंता किस विधा की रचना है? और विकल्प है हमारे लंबी कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो जो अशोक की चिंता है वो एक लंबी कहानी है। तो ये पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, कविता विधा में लिखी हुई रचना है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। यह है किस रचनाकार की पंक्ति है? और विकल्प है हमारे आलम, बोधा, घनानंद, भिकारी दास। तो लोग है लागी कवित बनावत, यह पंक्तियां घनानंद जी की हैं। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7, हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? और विकल्प है हमारे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमें पूछा गया है व्यवहारिक आलोचना का जनक, तो व्यवहारिक आलोचना के जनक बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाता है। ठीक है। और भारतेंदु जी कौन है? भारतेंदु जी गद्य साहित्य के जनक हैं, या फिर कह लीजिए गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? और विकल्प हमें दिए गए हैं मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र थे। विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? विकल्प है हमारे 15, 17, 20 या फिर 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं जो सूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, बालमुकुंद गुप्त ने किस शब्द की शुद्धता को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की? और विकल्प है हमारे परिनिष्ठित भाषा,
अस्थिरता, पत्रकारिता या फिर मृग नयनी। तो बाल मुकुंद जी ने जिस शब्द की शुद्धता को लेकर आचार्य महावीर द्विवेदी जी से लंबी बहस की थी वो शब्द कौन सा था? अस्थिरता। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, चितेरा कवि किसे कहा जाता है? और विकल्प है हमारे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और देव कवि। तो देखिए, प्रकृति का चितेरा कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत जी को क्या कहा जाता है? सुकुमार का कवि भी कहा जाता है। चितेरा कवि और सुकुमार का कवि दोनों पंत जी ही होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी में सोनेट यानी कि अंग्रेजी छंद को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? विकल्प देखते हैं, 1 त्रिलोचन, 2 नागार्जुन, 3 मुक्तिबोध और 4 है अज्ञे। तो हिंदी में सोनेट को जो स्थापित करते हैं उनका नाम है त्रिलोचन। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यह पंक्तियाँ किसकी पंक्तियाँ हैं? और विकल्प हैं हमारे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 14, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? और विकल्प है हमारे 1936, 1943, 1951 या फिर 1967। तो प्रयोगवाद का समय 1943 माना जाता है। दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है प्रयोगवाद की जनक कौन है, तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 15, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद शब्द किसने पहली बार प्रस्तुत किया था? विकल्प देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का प्रयोग सबसे पहले प्रेमचंद ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी ने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया था, तो उनके उपन्यास गोदान के लिए जो है उन्होंने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है इसका सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, किस कवि ने पहली बार गांव-गांव घूमकर लोकगीतों का संकलन किया तथा उन्हें प्रकाशित भी कराया? और विकल्प है हमारे राम नरेश त्रिपाठी, नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो राम नरेश त्रिपाठी जी जो ऐसे कवि थे जिन्होंने गांव-गांव घूमकर लोकगीतों का संकलन किया और केवल संकलन ही नहीं किया बल्कि उन्हें प्रकाशित भी कराया था। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 17, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित झूठन रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? विकल्प है हमारे कवित्त संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह या फिर आत्मकथा। तो देखिए, जो झूठन रचना है वो एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अपनी। ठीक है, जो कि एक वाल्मीकि जी कौन है? दलित रचनाकार हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18, लंबी कविता लिखने की परंपरा किस युग से प्रारंभ हुई थी? विकल्प है हमारे 1 भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, 3 छायावादी युग, 4 प्रगतिवादी युग। तो लंबी कविता लिखने की परंपरा का अगर आरंभ की बात होती है तो छायावादी युग से जो है लंबी कविता लिखना प्रारंभ हुआ था। और अगर मैं कुछ कविता लंबी आपको छायावाद की नाम जैसे कि राम की शक्ति पूजा, ठीक है, सरोज स्मृति, इसके अलावा जूही की कली, ये जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, और एक है असाध्य वीणा, ये सभी काफ़ी लंबी कविताएं हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? और विकल्प है हमारे बरवे, दोहा, सौरठा या फिर
चौपाई। तो देखिए जो चौपाई है वो अर्धमात्रिक सम छंद नहीं है, तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा किस काव्य धारा की रचना है? विकल्प है, देखिए विकल्प कौन से हैं? राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चित्रण, प्रगतिवादी या फिर प्रयोगवादी। तो पुष्प की अभिलाषा राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत जो है काव्य धारा की रचना है। इसमें पुष्प की अभिलाषा क्या है कि वो उस पथ पर डाला जाए जहाँ पर जो है वीर जाते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, मेरे झट उमड़ वेदना आई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और विकल्प है हमारे 1 शांत रस, 2 रौद्र रस, 3 करुण रस या फिर 4 विभत्स रस। तो मैं शैली अपनाई, इन पंक्तियों में जो है करुण रस की प्रयोग किया गया है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 22, अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? और विकल्प है हमारे 33, 8, 11 या फिर 2। तो अनुभाव जो है कितने हैं? 8 है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? विकल्प है हमारे मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, सुनीता जैन, महाश्वेता देवी। तो देखिए एक कहानी है भी मनु भंडारी जी की आत्मकथा है, पहला ही विकल्प जो है हमारा ठीक हो जाता है। मनु भंडारी जी की अगर मैं बात करूं तो इनके आपका बंटी महाभोज जो है प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसे कवियों का कवि कहा जाता है? और विकल्प है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मैथिली शरण गुप्त। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना माना जाता है? और विकल्प है हमारे चंद छंद वर्णन की महिमा, नहुष, श्रवकाचार और कीर्ति लता। तो देखिए खड़ी बोली के विषय में बात हो रही है, तो खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। और अगर आपके पेपर में आता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है, तो कौन है? गंग कवि। ठीक है, गंग कवि जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 26, चौथा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? विकल्प दिए गए हैं सन 1959, सन 1969, सन 1979 और 4 सन 1989। तो देखिए चौथा जो सप्तक था वो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? 1979 में जो है प्रकाशित हुआ था। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, सुजान प्रेमिका की बेवफाई से निराश होकर कवि घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। सुजान प्रेमिका की बेवफाई से निराश होकर कवि घनानंद ने किस संप्रदाय से दीक्षा ली? और विकल्प हमें दिए गए हैं वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर सिद्ध संप्रदाय। तो देखिए जो घनानंद थे वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से जो है दीक्षा ली थी। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, किसके प्रभाव में आकर मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ किया था? विकल्प दिए गए हैं हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आकर ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है महावीर प्रसाद जी को अपना गुरु भी माना है। अगर आपसे पूछा जाता है मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है, साहित्यिक गुरु, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 29,
अपने लेखन की शुरुआत में प्रेमचंद उर्दू भाषा में किस नाम से लिखते थे? और विकल्प है हमारे धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद सबसे पहले जो है, देखिए धनपत राय बचपन का नाम है प्रेमचंद जी का, और वो लिखते थे नवाब राय के नाम से। लेकिन जब उनका जो कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त किया, उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। उससे पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में रचना करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटिए। 1, पेड़ों पर कोयल बोल रही थी। 2, मेरे तो सांस फूल गए। 3, मेरे हाथ घुटनों तक लंबे हैं। और 3, अरे लड़का सुन तो सही। तो अगर इसमें शुद्ध वाक्य की बात होती है तो जो विकल्प 3 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरे हाथ घुटनों तक लंबे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, लिखे ईसा पढ़े मूसा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 1, न पढ़ने योग्य लिखावट। 2, विश्वासघात करना। 3, किसी तरह अपना मतलब निकालना। 4, जानबूझकर गलती करना। तो देखिए, लिखे ईसा पढ़े मूसा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ना पढ़ने लायक लिखावट, क्योंकि उसने ईशा लिखा है, मूसा पढ़ा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जो उसकी भाषा है वो समझ से परे है। तो इसलिए विकल्प 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, सहम जाना यह किस मुहावरे का अर्थ है? और विकल्प दिए गए हैं हमें, आंखें चुराना, सांप सूंघना, लाल पीला होना, शेर की सवारी करना। तो सहम जाना क्या होता है? सांप सूंघ जाना। ठीक है, जब बच्चा डर जाता है तो हम क्या कहते हैं? तुझे क्यों सांप सूंघ गया। ठीक है, मतलब कि वो जो है काफ़ी डरा हुआ सा हमें जब दिखता है, तब ये जो मुहावरा है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, किस तत्सम शब्द का तद्भव रूप सास है? और हमारे विकल्प हैं स्वसुर, स्वश्रु, साक्षी या फिर सुपपुत। तो देखिए, अगर हम तत्सम शब्द का तद्भव रूप जो है सास का हम तत्सम ढूंढते हैं तो कौन सा बनता है? स्वश्रु। तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 34, उर्वशी कृति के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, जो उर्वशी कृति है वो किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है यह, कीर्तिमान जो है इन्होंने इससे बहुत प्राप्त किया है, उर्वशी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखिए, भदंत आनंद कौशलायन का वास्तविक नाम क्या है? विकल्प दिए गए हैं हमें, हरनाम दास, देवी दत्त दास, रामदास या फिर गुरनाम दास। तो भदंत आनंद कौशलायन का जो वास्तविक नाम है वो हरनाम दास है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा रचित है? विकल्प है हमारे, इन्हीं हथियारों से, कितने पाकिस्तान, कोहरे में कैद रंग या फिर पारिजात। तो गोविंद मिश्र का जो रचित उपन्यास है वो कौन सा है? कोहरे में कैद रंग। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, अति सुधी सुने को मार्ग है, जहे नेकू श्यानपन बाक नहीं। यह किस रचनाकार की पंक्ति है? अति सुधी स्नेको मार्ग है पंक्तियां घनानंद ने कही हैं। विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, प्रकाशन काल के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का सही क्रम निर्धारित करें। और विकल्प है हमारे, 1, अभ्युदय, मतवाला, दिनमान, वाक। 2, मतवाला, अभ्युदय, दिनमान, वाक। 3 है मतवाला, दिनमान, अभ्युदय, वाक। और अंतिम है अभ्युदय, दिनमान, मतवाला, वाक। तो अगर इन पत्र पत्रिकाओं को हम सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। सबसे पहले आता है अभ्युदय, अभ्युदय के बाद मतवाला, मतवाला के बाद आता है दिनमान और अंत में वाक पत्रिका आती है। तो पहला ही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 39,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और विकल्प हमें दिए हैं हेमचंद्र, दामोदर शर्मा, विद्याधर या फिर पुष्प दंत। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है वो कौन है? दामोदर शर्मा है। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो आदिकाल की रचना है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? और विकल्प हमें दिए हैं रामानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य और विट्ठल दास। तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले जो हैं विट्ठल दास जी हैं। विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। विट्ठल दास के बाद जो है वल्लभाचार्य जी जो इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और अष्टछाप का अगर पूछा जाता है आपसे अष्टछाप का जहाज कौन है, तो अष्टछाप के जहाज कौन है? सूरदास हैं। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न संख्या 41, शुद्ध विलोमार्थी युग्म को छांटिए। और विकल्प है हमारे मनुज अनुज, सुयोग वियोग, निधि निरोध, पुरस्कार दंड। तो देखिए हमें शुद्ध विलोम छांटना है, तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। पुरस्कार का विपरीत क्या होता है? दंड। प्रश्न संख्या 42 देखिए, यथार्थ शब्द किस समास का उदाहरण है? विकल्प हमारे हैं अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और अंतिम है बहुव्रीहि। तो यथार्थ शब्द जो है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, अनुर्वर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प हमें दिए हैं अनु, अन, अण और अ। तो अनुर्वर को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कौन सा आता है? अण प्रत्यय हमें प्राप्त होता है। तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, यहाँ से बाहर जाओ। अर्थ की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ से बाहर जाओ कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या फिर विधिवाचक। तो उपरोक्त जो वाक्य है वह विधिवाचक वाक्य है। चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, श्वास शब्द कैसा है? और विकल्प दिए गए हैं हमें एकाक्षरी शब्द, द्विअक्षरी शब्द, त्रयअक्षरी शब्द या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो श्वास को अगर हम पढ़ते हैं तो ये कौन सा शब्द है? एकाक्षरी शब्द है। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, प्रयत्न के आधार पर रे व्यंजन बताएं। और विकल्प है हमारे पार्श्विक, अल्पप्राण, घोष, लुंठित, अल्पप्राण, घोष, पार्श्विक, महाप्राण, घोष या फिर लुंठित, महाप्राण, घोष। तो अगर हम प्रयत्न के आधार पर रे व्यंजन का देखते हैं तो देखिए एक तो ये लुंठित है, अल्पप्राण है और सघोष है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, अध्ययन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और विकल्प हमारे हैं ए धन धयन, अध धन ययन, अधि धन अयन या फिर अध्य धन यन। तो अध्ययन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अधि धन अयन। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 48, कवि ने नायिका के नाखून से चोटी तक का वर्णन किया है। रेखांकित वाक्यांश का एक शब्द बताइए। और विकल्प है हमारे नक्षिक, अजान बाहु, सर्वांगीण, आपाद मस्तक। तो देखिए जब कवि नायिका के नाखून से चोटी का वर्णन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? नक्षिक वर्णन बोला जाता है। नख का अर्थ होता है नाखून और शिक का अर्थ होता है चोटी। ठीक है, तो नक्षिक वर्णन पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, वागदान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और विकल्प हमारे हैं वाकदान, वाग धनदान, वाक धनदान या फिर वाह धन दान। तो वागदान शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वाक धन दान। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है।
आगे देखिए प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में क्या पूछा गया है कि जो दूसरों के केवल दोष ही खोजता हो उस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताएं। और हमारे विकल्प हैं आलोचक, समालोचक, विश्लेषक या फिर छिद्र अन्वेषी। तो देखिए जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसको क्या बोलते हैं? छिद्र अन्वेषी बोलते हैं। चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 51 देखिए धरती शब्द के दो सही पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? और विकल्प है हमारे मेदिनी, आपगा, इला, रेणु, मेदिनी, इला या फिर इला, आपगा। तो देखिए धरती के जो है मेदिनी और इला भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 52 केकी, सारंग ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? और विकल्प है हमारे मोर, तोता, कोयल या फिर सांप। तो देखिए केकी और सारंग मोर के पर्यायवाची होते हैं। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 53 देखिए हरि अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। और विकल्प है हमारे विष्णु, बंदर, चंद्रमा और हंस। तो हरि जो है देखिए हरि विष्णु को भी कहा जाता है, हरि बंदर को भी कहा जाता है, हरि चंद्रमा को भी कहा जाता है, लेकिन हंस को हरि नहीं कहा जाता। तो विकल्प चौथा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखिए छप्पे छंद में किन दो छंदों का क्रम से प्रयोग होता है? और विकल्प है हमारे दोहा और चौपाई, दोहा और रोला, दोहा और उलाला या फिर दोहा और शौठा। तो छप्पे छंद जो है दोहा और उलाला का मिश्रित रूप है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 55 मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वतीह समा यह किसका कथन है? और विकल्प है हमारे वाल्मीकि, भरत मुनि, भामहा और आनंद वर्धन। तो उपयुक्त जो कथन है वो किसने कहा है? वाल्मीकि ने कहा है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 56 देखिए ये काव्य शास्त्र के प्रश्न है। धवन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे जो दिए गए हैं हमें भामहा, भरत मुनि, आनंद वर्धन या फिर अभिनव गुप्त। तो धवन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है, तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखिए किस पाश्चात्य विद्वान ने उद्वात की अवधारणा प्रस्तुत की है? और विकल्प है हमारे अरस्तु, लजाइनस, कॉलरिज या फिर मैथ्यू हेडन। तो देखिए पाश्चात्य विद्वानों में औदात की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन थे? लॉजाइनस थे। दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए शांत रस का संबंध किस स्थायी भाव से है? और विकल्प है हमारे जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय या फिर रति। तो शांत रस, निर्वेद जो है इसका स्थायी भाव माना जाता है। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए साहित्य की दृष्टि से बिहारी हिंदी की कौन सी बोली साहित्य संपन्न है? और विकल्प है हमारे 1 भोजपुरी, 2 मगही, 3 मैथिली, 4 बघेली। तो हमें पूछा है कौन सी बिहारी बोली, कौन सी बिहारी बोली जो है साहित्य संपन्न है? तो देखिए जो मैथिली है वो हमारी साहित्य संपन्न बोली है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। और हमें शब्द दिए गए हैं पुनरुज्जीवित, पुनरुज्जीवित, त्रोधान, अनुत्पादक, प्रत्यावर्तन। तो अगर अशुद्ध शब्द की बात करें तो अनुत्पादक जो है यह जो अशुद्ध शब्द है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कितना रहा आपका स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।